Hey, welcome to the Bogus Dog channel. And many of you requested me to revise the respiratory physiology flashcard in fast way. Okay, so this is the 70 flashcard series of physiology, and first chapter is respiratory physiology. Okay, so Weber gives a model. इसके अंदर क्या किया था इन्होंने 23 23 उसके अंदर डिवाइड किया था इनको ट्रेकिया को लेकर एलियन सेक को जो ये पार्ट इसको डिवाइड किया था जो फर्स्ट 16 है वो कंडक्टिंग एयरवेज है जो लास्ट के 7 है वो है रेस्पिरेटरी एयरवेज ओके जो फर्स्ट 16 है इनमें कोई गैस एक्सचेंज नहीं होता है ये डेड स्पेस वेंटिलेशन बोला जाता है इसको ठीक है देर आर मसल टू मसल है यहाँ पे एक मसल जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है एक जो ब्रोंको डायलेशन कराती है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर क्या हेल्पफुल है पैरासिम्पेथेटिक ब्रोंको डायलेशन के लिए सिंपैथेटिक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर मोस्ट पोटेंट कौन सा ल्यूकोट्राइन ब्रोंको डायलेटर के अंदर बहुत सारे हैं जैसे बीटा 2 एगोनिस्ट वीआईपी है एक प्रकार का नॉन एड्रेनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक है ठीक है हार्मोन है एक एनो मतलब नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे दो प्रकार की स्टेम सेल मिलती है बेसल सेल एंड क्लारा सेल ठीक है ओके कंडक्टिंग एयरवेज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होती है ये क्या करती है इसके अंदर ये जो एपिसीलिया है वो क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं किस तरफ नेजोफेंस की तरफ इनका जो सिंक्रोनाइज मूवमेंट उसको कहते हैं मेटाक्रोमिज्म इसके अंदर एक प्रोटीन मिलता है डाइनिन डाइनिन यदि डिफेक्ट हो तो उसको कहते हैं इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम आल्सो नोन एज कार्टाजिनस सिंड्रोम साइनोसाइटिस जिसके अंदर तीन ट्रायड है साइनोसाइटिस साइटस इन्वर्सस और ब्रोंकिटिस इन तीनों का ट्रायड है ठीक है यहाँ पे ट्राइड के अंदर स्पर्म इंक्लूडेड नहीं है लेकिन इस पेशेंट के अंदर इमोटाइल स्पर्म मिलते हैं इसलिए ऐसे स्पर्म कहते हैं एस्टिनोस्पर्मिया ओके जो रेस्पिरेटरी एयरवेज है जो कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से स्टार्ट होता है एल्विलर सैक के लास्ट के जो 7 एयरवेज के जो पार्ट है इनके अंदर एयरवे एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज एयरवेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है यहाँ पे न्यूमोसाइट है दो टाइप की मिलती है टाइप 1 टाइप 2 is more in number it is small in size it produce surfactant is stored in laminar bodies इट अपीयर्स एट 28 टू 32 वीक मतलब 28 से 32 वीक पे अपीयर होगा और जो इसके लिए टेस्ट करते हैं गाइनिन पढ़ा होगा आपने शेक टेस्ट है वोल्ट टेस्ट है यदि डिफेक्टिव है तो कौन सा सिंड्रोम होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक प्रकार का पीवाईक्यू है ये मेडअप होता है जो सर्फेक्टेंट हो किससे मेडअप होता है डीपीपीसी या लेसिथन से ओके सरफेस टेंशन डिक्रीज मतलब ये सर्फेक्टेंट है जो यहाँ पे ये डीपीपीसी करता क्या है सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है इसका रेगुलेशन कैसे होता है स्टीरॉयड T3 T4 इसको इंक्रीज करते हैं जबकि इंसुलिन सरफेक्टेंट को डिक्रीज करता है देखिए डिक्रीज PO2 के दो फंक्शन है यदि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजन कम होगा तो ये वैसो डायलेशन करेगा ताकि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी आए जबकि लंग्स के अंदर ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इसके अंदर कौन सा चैनल इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ये इसका पूरा पाथ है जो आपको याद होना चाहिए ठीक है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर का मतलब है एल्वियोर प्रेशर माइनस प्लूरल प्रेशर रेस्ट कितना है -2.5 और -3.4 सेंटीमीटर ऑफ H2O ये ओनली पॉजिटिव कब होगा जब आप फोर्सफुल एक्सप्रेशन करेंगे तभी होगा एक्चुअली प्लूरल प्रेशर क्या करता है इट मेक्स प्रेशर नेगेटिव प्रेशर बनाता है ताकि एक्सपेंड हो इसलिए इंस्पिरेशन के अंदर हमें ज्यादा एयरवे चाहिए होती है इसलिए ये मोर नेगेटिव जाता है -6 to -8 मींस इट इज एक्सपेंडिंग द चेस्ट एंड दिस इससे क्या होगा मोर एयर कम टुवर्ड्स इनसाइड ओके एल्वियोर प्रेशर यदि बात करें एट रेस्ट पे 0 होता है मैक्सिमम कब होता है यदि कोई पूछे एल्वियोर प्रेशर मैक्सिमम कब होगा यदि पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव कब होगा मैक्सिमम इन दी मिड ऑफ एक्सपिरेटरी या मिड ऑफ इंस्पिरेटरी दे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन को हटा देता हूँ इन दी स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेटरी और इन दी एंड ऑफ द इंस्पिरेटरी और इन दी एट रेस्ट इट इज 0 ओके एल्वियोर प्रेशर इज 0 रेस्पिरेटरी मसल दो टाइप की होती है इंस्पिरेटरी मसल एक्सपिरेटरी मसल इंस्पिरेटरी मेन मसल है इंस्पिरेटरी पहली बात तो एक्टिव पार्ट है इसकी मेन मसल है डायफ्राम एसेसरी मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल स्केनली स्टेनोक्लिडोमास्टोइड जैसे आप पेशेंट देखेंगे जब अपने वार्ड में तो आपको पता लग जाएगा कि ये मसल बहुत ज्यादा एक्ट करेगी ठीक है एक्सपिरेटरी मसल कौन कौन सी रेक्टस एब्डोमिनस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस इंटरनल इंटरकोस्टल यहाँ पे बात क्या रखने की इंटरनल इंटरकोस्टल एक प्रकार की एक्सपिरेटरी मसल है जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एक प्रकार की इंस्पिरेटरी मसल है पीवाई की पूछा हुआ है कि सर्फेक्टेंट करता क्या है मैंने बताया था सरफेस टेंशन को कम करता है कॉम्प्लायंस एंड इलास्टेंस की बात करते हैं कॉम्प्लायंस मीन द एबिलिटी ऑफ लंग टू एक्सपेंड ऐसे याद कर सकते हैं आप इलास्टेंस इज रिवर्स द एबिलिटी ऑफ लंग्स टू बैक टू नॉर्मल साइज ओके एम्फाइसीमा के अंदर इलास्टेंस कम हो जाती है मींस वहां पे जो इलास्टेंस का जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है थोड़ा कम हो जाता है इसलिए उसकी कंप्लायंस बढ़ती है कंप्लायंस मींस एबिलिटी टू एक्सपेंड बढ़ जाता है ठीक है ओके तो सरफेस टेंशन और इलास्टेंस क्या है अपोजिट फोर्स है कंप्लायंस का सरफेस टेंस भी कंप्लायंस कम कर रहा है इलास्टेंस रिवर्ट बैक होना चाहता है मींस कंप्लायंस बढ़ना चाहती है कंप्लायंस का रिवर्ट है ओके what is compliance is delta v by delta p at limited pressure what is the volume changes ऐसे याद रख सकते हैं आप
तो इट मीन सर्फेक्टेंट क्या करता है, कंप्लायंस को बढ़ा रहा है। कंप्लायंस इज ए एबिलिटी टू एक्सपेंड, ये से याद रख सकते हैं यदि आपको नहीं है। कंप्लायंस यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, एबिलिटी टू एक्सपेंड आप लिख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कंप्लायंस भी 3 टाइप की होगी। यहाँ पे कौन कौन सी कंप्लायंस है, एक तो डायनेमिक कंप्लायंस है, एक स्टैटिक कंप्लायंस, एक स्पेसिफिक कंप्लायंस है। स्पेसिफिक कंप्लायंस के अंदर मेन है कंप्लायंस अपॉन गिवन बाय एफआरसी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी के अंदर ये फर्क है, इसको कहते हैं हिस्टेरेसिस। द डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी पाथवे नोन है हिस्टेरेसिस। व्हाई द स्ट्रेस प्रेजेंट, इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। इंस्पिरेशन के अंदर सरफेस टेंशन क्या होगा, उसको अपोज करेगा, यस सपोर्ट करेगा। इंस्पिरेटरी के अंदर सरफेस टेंशन क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। ओके, और हेल्प करेगा अपोज करेगा। देखो इस सरफेस टेंशन क्या कर रहा है, एबिलिटी टू एक्सपेंड, एक्सपेंड करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ओके, इसीलिए क्या करेगा, इंस्पिरेटरी के अंदर ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। एक्सपिरेटरी के अंदर ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा उसको। तो पाथवे अलग है, बिल्कुल चेंज। यदि आप सलाइन फील्ड कर देंगे सेम लंग्स को, तो सलाइन फील्ड लंग के अंदर क्या होगा, ये वाला सलाइन फील्ड के अंदर सेम पाथवे होगा, ठीक है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे किसे रटना है इसको, ये कौन कौन से ग्राफ का कौन सा पार्ट क्या शो कर रहा है, बस इतना सा। ये लंग वॉल्यूम और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का ग्राफ है। इसके अंदर होता क्या है, देखिए एक फिक्स यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे आप यूं, यदि एक लाइन खींच लेंगे स्ट्रेट, एक लाइन जैसे मान लीजिए एक लाइन खींच ली यहाँ पे स्ट्रेट, ठीक है। तो सेम इंट्रा मतलब सेम चेंजेस ऑफ पल्मोनरी प्रेशर पे फाइब्रोसिस के अंदर क्या है, लंग वॉल्यूम कम रहेगा। एम्फाइसीमा के अंदर लंग वॉल्यूम ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पे क्या है, जो एल्वुलाई है वो बहुत बड़ी हो गई है, मतलब इलास्टेंस वहां पे क्या है, बिल्कुल कम हो गई है। वापस इलास्टिसिटी कम है तो लंग्स एक्सपेंड करना चाहता है, तो लंग वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए जब नॉर्मली जब जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एट वन पॉइंट जब लंग क्या करता है, कंप्लीट कोलैप्स होने चल जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर स्टिल एक वॉल्यूम को इनक्लोज करता है, क्योंकि एल्वुलाई कोलैप्स नहीं हुई। यदि एल्वुलाई कोलैप्स होगी तो ओपन करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी जाएगी। तो इस वॉल्यूम ऑफ लंग जिस पे क्या करता है, स्टिल स्टिल मिनिमम वॉल्यूम रहता है एल्वुलाई के, उस वॉल्यूम कहते हैं मिनिमम वॉल्यूम ऑफ लंग, ठीक है। ये 4 प्रकार के ब्रीदिंग पैटर्न आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, हाइपरपनिया फॉलोड बाय हाइपनोनिया फॉलोड बाय एपनिया इन नॉन एज चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग, सीन इन नॉर्मल स्लीप, सीएचएफ यूरेमिया, ये बायोटिक ब्रीदिंग है। हाइपर हाइपरनिया फॉलोड बाय एपनिया, सीन इज डैमेज टू मेडुला मेनिंजाइटिस, ये एसिडोटिक ब्रीदिंग है, कुसुम ब्रीदिंग है। ये लेजन एडमिट पॉइंट है, आपको कंसेप्ट याद होगा, बाद में समझ लेंगे। स्टैटिक लंग वॉल्यूम की बात करें तो देखो ये ग्राफ पूछा जाता है कभी कभी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला है ना। टाइडल वॉल्यूम के पार्ट याद रखना है कि टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के जो वॉल्यूम वो है, यदि आप टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला देंगे तो क्या बनेगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी समथिंग जो कि 2 या 2 से ज्यादा पार्ट के मिलने से बनी हुई है, 2 या 2 के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से मिलकर बनी हुई है। दिस इज एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज रेडियल वॉल्यूम। ये वैल्यू याद रखनी है एफआरसी की 2.5 लीटर। और ये सारी जो वैल्यू दी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। टाइडल वॉल्यूम 500 ml के आसपास होती है। देखो एफआरसी, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम कांट बी मेजर्ड, इसलिए एफआरसी आल्सो कांट बी मेजर्ड। तो कांट बी मेजर्ड क्या क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो बची हुई है, एफआरसी टोटल वॉल्यूम, क्योंकि टोटल वॉल्यूम के अंदर क्या आ गया है, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। इनके लिए अदर मेथड यूज में आते हैं, जैसे हीलियम डाइल्यूशन मेथड, नाइट्रोजन वॉश आउट मेथड, बॉडी प्लेथिज्मोग्राफी, उसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अपनी नॉर्मल बुक में से जाके देख सकते हैं। डायनेमिक लंग वॉल्यूम की बात करें, FeV1 मींस एक्सपिरेटरी इन 1 सेकंड के अंदर, और FeVC मतलब टोटल एक्सपिरेशन। ओके, इन दोनों का जो वो है रेशियो, इसको कहते हैं टिफिनो इंडेक्स। टिफिनो पाइनेल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ होगा। नॉर्मल 70 to 80% होता है, ये सीओपीडी के अंदर डिक्रीज होता है, और नॉर्मल या इंक्रीज होता है लेटर स्टेज के अंदर, रेस्पिरेटरी लंग डिजीज के अंदर। एक्चुअली क्या होता है, सीओपीडी के अंदर एबिलिटी टू एक्सपिरेट कम हो जाता है 1 सेकंड के अंदर, ओके, क्योंकि नहीं रहती है एबिलिटी पेशेंट की। इसलिए PYQ है कि सीओपीडी के अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब वैसो क्या कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है, लंग वाले पार्ट का जो कॉन्स्ट्रिक्ट है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है, इसलिए वो अनेबल टू करता है, मतलब 1 सेकंड के अंदर इतना एक्सपिरेट नहीं कर पाएगा नॉर्मल पेशेंट के कंपैरिजन के अंदर। वर्क डन दी देखें हम, 100% वर्क डन कर रहा है यदि लंग, तो 65% तो ओनली इलास्टिक फोर्स को ओवरकम करने में निकल जाते हैं, और 35% ओवरकम करने में निकलते हैं रेजिस्टेंस को। इलास्टिक फोर्स को, और कौन कौन से इलास्टिक फोर्स है, 2/3 तो सरफेस टेंशन, 1/3 टिश्यू इलास्टिसिटी, और बाकी एयरवे 7% टिश्यू। ये फॉर्मूला है, रटना है, कोर्स को एक्सप्लेन नहीं करने वाला मैं। देखो मिनट वॉल्यूम इज टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम 2 प्रकार से है। टाइडल वॉल्यूम के अंदर कौन कौन सा वॉल्यूम होगा, एक तो जो एल्वियल वेंटिलेशन का वॉल्यूम, और एक डेड स्पेस है। नॉर्मली 150 डेड स्पेस होता है। डेड स्पेस कितना माना है इन्होंने, एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, एल्वियल डेड स्पेस है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है, ये तीनों। देखो अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है, जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है ऊपर वाला, उसको हम मेजर करते हैं सिंगल ब्रेथ नाइट्रोजन मेथड से। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एल्वियल डेड स्पेस इज टू ऑलवेज पैथोलॉजिकल, नॉर्मली एल्वियल डेड स्पेस नहीं मिलता है। एल्वियल के अंदर कोई डेड स्पेस होता नहीं, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज होता है।
और इसका मतलब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या हुआ, अभी यहाँ पर ओनली एनाटॉमिकल डेड स्पेस, क्योंकि एल्वियोलर डेड स्पेस है ही नहीं। ये बोर की इक्वेशन से निकालते हैं, उसका ये फॉर्मूला है जो आपको रखना है। यदि हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें जो कि 5 लीटर पर मिनट होता है, इसके अंदर 3 प्रकार के वो बनते हैं, ठीक है। 3 प्रकार का अरेंजमेंट होता है लंग्स के अंदर, ऊपर से नीचे ये आपको रखना है, ठीक है। मतलब समझना है, इतना मैं समझ नहीं पाऊंगा, फास्ट वीडियो आपको आना चाहिए। इट इज अपेक्स पे याद रखना है कि अपेक्स ऑलवेज जोन ऑफ नो ब्लड फ्लो, एंड बेस पे अंदर क्या होता है, मैक्सिमम एक्सचेंज होता है, लेकिन ठीक है। वी बाई क्यू देखिए, वी बाई क्यू मैक्सिमम कितना होता है, अपेक्स पे होता है 3.2, ठीक है। अपेक्स पे वी बाई क्यू मैक्सिमम 3.2, और लो कितना है, मिनिमम। तो अपेक्स से यदि देखा जाए कि बेस से अपेक्स की तरफ वी बाई क्यू हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वी बाई क्यू यदि जीरो होगा मतलब जीरो बाई क्यू, जीरो वेस्टेड परफ्यूजन है, ओके। फिजियो के अंदर से माना शंट ब्लड, वेस्टेड परफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। परफ्यूजन हो रहा है कि लेकिन वॉल्यूम, एयर का कोई वॉल्यूम नहीं है, तो वेस्टेड परफ्यूजन है, ये परफ्यूजन कोई काम में नहीं आएगा। जैसे इसको हम कहते हैं ब्लड की शंटिंग हो रही है, मतलब ब्लड जा रहा है लेकिन कोई ऑक्सीजन नहीं है वहां पे अंदर। और पैथो के अंदर पैथोलॉजिकल क्या कॉज हो सकते हैं, जैसे फॉरेन बॉडी का ऑब्स्ट्रक्शन। वेस्टेड वेंटिलेशन की बात करें, नो ब्लड फ्लो यदि इनफाइनाइट हो वी बाई क्यू, नो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन CO2 इक्वल टू डेड स्पेस के इक्वल होगा, कि ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा है तो डेड स्पेस हो गया। फिजियोलॉजिकल जैसे जैसे एनाटॉमिकल डेड स्पेस, यहाँ पे क्या होता है, बहुत यहाँ ब्लड फ्लो होता है क्या, नहीं होता। फिजियोलॉजिकल एक तरीके से फिजियोलॉजिकल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा है, जो कि किसके अंदर पार्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए अंदर पार्ट कर रहा है वो वाला। देखो ये वाला है, ये वाला जो पार्ट है ये एक्सपिरेटरी वाला पार्ट है, ये इंस्पिरेटरी वाला पार्ट है। याद कैसे रखना है, 1 से 5 वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी तो इंस्पिरेटरी होगा, ठीक है। सीओपीडी के अंदर ये डॉग लेग पैटर्न स्कूप डॉग पैटर्न होता है, पल्मोनरी फाइब्रोस के अंदर डिक्रीज हो जाएगा सब कुछ, ओके। ये ऑब्स्ट्रक्शन के डिफरेंट डिफरेंस, यहाँ पे ये याद रखना है कि व्हाट इज अफेक्टेड, ये अफेक्टेड वाला पार्ट है, तो ये याद रखना है ग्राफ के अंदर, ठीक है। इसके अंदर याद रखना है कि ये दोनों वेरिएबल के लिए बनाए हुए हैं, और ये क्या करना है, फिक्स ऑप्शन, ये दोनों पार्ट अफेक्टेड होते हैं। जबकि वेरिएबल के अंदर कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा, एक्सपिरेटरी पार्ट अफेक्ट होगा, तो ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बुक में दिए हुए होंगे। डिफ्यूजन किसके डिपेंड करता है, 1 अपॉन मेम्ब्रेन थिकनेस, मेम्ब्रेन थिकनेस पे लिपिड सॉल्युबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ पार्टिकल के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रिपेयर्ड होता है बाय डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यू टू हाई अफिनिटी टू हीमोग्लोबिन। जैसे हाई अफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की, इसके लिए CO को माना गया है फास्ट, इट लीड टू फास्टर डिफ्यूजन, ओके। नॉर्मली 25 ml पर मिनट से ले पर mm ऑफ Hg होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखें तो जैसे जैसे मेम्ब्रेन की एरिया को कम करेंगे हम, तो डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा, ओके, सरफेस एरिया से। और यदि थिकनेस को कम करेंगे तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओके। ये डिफ्यूजन कब कब ज्यादा होता है, जैसे आरबीसी का नंबर ज्यादा है, फिजियोलॉजिकली आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। कब का डिफ्यूजन कम हो सकता है, एम्फाइसीमा के अंदर, क्योंकि एरिया कम हो गया है। पल्मोनरी फाइब्रोस के अंदर क्यों, क्योंकि थिकनेस बढ़ गई है, ओके। थिकनेस बढ़ गई है, थिकनेस इंक्रीज, डिफ्यूजन कम हो गया, ठीक है। एनीमिया, एनीमिया के अंदर क्या हो गया, डिक्रीज आरबीसी, ओके। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, 1.34 ml, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, जैसे 14 ग्राम हीमोग्लोबिन दिया हुआ था, और कैलकुलेट करने को कहा था इसके अंदर। पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है ऑक्सीजन का किसके ऊपर, डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है, वो नॉर्मली होती है 0.3 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। CO2 ट्रांसपोर्ट दो मेथड से है, 70% बाइकार्बोनेट, 30% कार्बोनेट हीमोग्लोबिन। क्लोराइड शिफ्ट होता है एट लंग्स के लेवल पे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे CO2 को एक्सचेंज करना होता है, हेमबर्गर फिनोमेना कहते हैं इसे। और यहाँ पे जो एक्सचेंजर काम में आता है वो है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, और एनायन एक्सचेंजर AE के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, पीसीबी को इंक्रीज कर देता है बाई 3%, पीसी मतलब पैक सेल वॉल्यूम को। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व याद होना चाहिए आपको, एस शेप का होता है। यहाँ पे ग्राफ की तरफ एक तरफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, एक तरफ हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है। P50 27 mm ऑफ Hg, 27 ऑफ MFG के ऊपर आता है। मायोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, जिससे ऑक्सीजन 1:4 के अंदर जोड़ रहा है, मायोग्लोबिन 1:1 के अंदर जोड़ता है, ठीक है। और इसका जो कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर मेन चीज याद होनी चाहिए कि लेफ्ट अपवर्ड, लेफ्ट या अपवर्ड याद रखना है, अपवर्ड किस तरफ होगा, सारे इसके कोस, फीटल हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टोर्ड ब्लड। जबकि राइट या डाउनवर्ड का मतलब क्या है, अनलोडिंग इन द टिश्यू, बहुत इफेक्ट कहते हैं इसे, ठीक है। ये किसके में, इसमें 2-3 BPG इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। PH H2 इसमें से एक याद रख लो कोई भी, तो अपने आप याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं पॉन्स। पॉन्स के अंदर दो रीजन है, ड्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर। मिडला के अंदर मैनी रीजन है, जैसे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, प्रीपोर्डिनल कॉम्प्लेक्स। बात करें पहले मिडला की, तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को हटाते हैं पहले, ये यूज होता है ओनली फोर्सफुल एक्सपिरेशन के अंदर, बात खत्म। अब बात करते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या होता है, रैम सिग्नल बनाता है, मींस ये मेंटेन करता है पूरे के पूरे
किसको, इंस्पिरेटरी को। इंस्पिरेशन स्टार्ट का से होता है प्री पॉडजिगर कॉम्प्लेक्स या पेस मेकर, जैसे ऐसे नोड से स्टार्ट होता है वैसे सेम यहाँ पे प्री पॉडजिगर कॉम्प्लेक्स का करता है, रेस्पिरेशन को स्टार्ट करता है। और यहाँ से रेस्पिरेटरी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इन्विटेशन या क्या बोले से क्या बोलते हैं उसको, कहाँ से एम आएगा, एम मतलब कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, कहाँ से सिग्नल आएगा, वो है एपनेस्टिक सेंटर से। स्टिमुलेट करता है डीआरजी टू मेंटेन रेस्पिरेटरी, ये डीआरजी को स्टिमुलेट करेगा ताकि रेस्पिरेशन मेंटेन रहे। तो सबसे यदि कोई कहा है कि भाई हो क्या रहा है, तो सबसे पहले करता है प्री पॉडजिगर कॉम्प्लेक्स पेस मेकर से स्टार्ट करेगा। एपनेस्टिक सेंटर वो क्या करेगा, डीआरजी को स्टिमुलेट करेगा कि आप बना के रखें, मेंटेन रखें रेस्पिरेशन को। जैसे रेस्पिरेशन मेंटेन होगा, कौन सा सेंटर वर्क करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोन्स का, ये इनिबिट करेगा। जैसे ही इनिबिट करेगा एपनेस्टिक को, तो सारा का सारा मेंटेन एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा और एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक प्रकार की पैसिव प्रोसेस है। निमोनिक याद रखने का, पहले आप, पहले मतलब न्यूमोटैक्सिक, आप मतलब एपनेस्टिक। ये देख लेना, आपके एपनेस्टिक सेंटर डेप्थ बढ़ाता है, इंस्पिरेशन न्यूमोटैक्सिक कम कर रहा है, इंस्पिरेशन को वेगल भी कम कर रहा है। पल्मोनरी रिफ्लेक्सेज है बहुत टाइप के, हेरिंग ब्यूअर रिफ्लेक्स ओवर स्ट्रेस को प्रिवेंट कर रहा है, हेरिंग ब्यूअर एक्सपिरेटरी रिफ्लेक्स ये प्रोलोंग एक्सपीरियंस को स्टॉप कर रहा है। हेड्स पैराडॉक्सिकल, नाम में लग रहा है पैराडॉक्सिकल, मतलब हेरिंग ब्यूअर का उल्टा होगा, रिवर्स होगा, मतलब इंस्पिरेटरी लीड टू मोर इंस्पिरेशन। न्यूबॉर्न्स का फर्स्ट ब्रेथ है, इसमें ज्यादा ब्रेथ करने की कोशिश करता है न्यूबॉर्न। एक है जे रिफ्लेक्स, जो कि इंडियन साइंटिस्ट ने दिया था, जे.एस. पंत साइंटिस्ट ने दिया था। जे रिफ्लेक्स क्या होता है, पल्मोनरी इडिमा के अंदर होता है ये। एपनिया फॉलोड बाय ब्रेथलेसनेस फॉलोड बाय हाइपोटेंशन फॉलोड बाय ब्रेडिकार्डिया, किसके थ्रू होता है, वाया अनमाइलेटेड वेगल सी फाइबर, याद रखना है। केमिकल, केमिकल के अंदर क्या होता है, तीन तीन है, ऑक्सीजन, CO2, H+, इन तीनों का सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के अंदर क्या होता है, ब्रेन के जो वेंट्रल सरफेस है मेडुला का, अलोंग फोर्थ वेंट्रिकल, ब्रेन के वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला का फोर्थ वेंट्रिकल है, ये क्या है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के रूप में रोल प्ले करता है। CO2 सेंसिटिव, देखो CO2 पेरिफेरी के अंदर सेंसिटिव होता है, लेकिन कन्वर्ट टू H+, फाइनली फाइनली H+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई बोले कि मोस्ट रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, और H+ ऑप्शन, तो आपको H+ टिक करना है, क्योंकि CO2 क्रॉस नहीं कर सकता ब्लड ब्रेन को, H+ क्रॉस नहीं कर सकता, सॉरी H+ क्रॉस नहीं कर सकता ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसलिए CO2 क्या करता है, H2 के साथ मिलकर H2CO3 में टूटता है और वापस वहां पे H+ रिलीज हो जाता है, तो H+ एक्ट करता है वहां पे एक्चुअली कीमो रिसेप्टर को डायरेक्टली। यदि हम बात करें पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर की, तो कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज होती है, बहुत सेंसिटिव है, फॉल इन ऑक्सीजन लेवल, जैसे ऑक्सीजन का लेवल फॉल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेंसर कौन है, ग्लोमस सेल, ग्लोमस सेल है, कौन से चैनल होते हैं, ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, और जिनका न्यूरो कौन सा काम में आएगा, यहाँ पे डोपामिन। ओके, सेंट्रल जो सेंसिटिव, अब लिखा हुआ है देखो, सेंट्रल सेंसिटिव CO2, पेरिफेरल ऑक्सीजन चेंजेज, स्टिमुलस क्या है यहाँ पे H+ चेंजेज, और यहाँ पे पेरिफेरल के अंदर भी H+ है सेम वही। ऑक्सीजन थेरेपी किसमें यूजफुल नहीं होती है, सेंट्रल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में, क्यों, क्योंकि जैसे आप हाई डोज ऑक्सीजन देंगे तो पेरिफेरल जो कीमो रिसेप्टर है ना, इनको ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा कि CO2 बहुत सारी है, इससे क्या होगा कि जो हाइपोक्सिक ड्राइव है पेशेंट की, वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया चार टाइप का है, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, स्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक फॉल इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइंड बाय डिजोल्व ऑक्सीजन, याद रखना है कि हाइपोक्सिक के अंदर क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिजोल ऑक्सीजन का कॉज है, जो कि डिजोल ऑक्सीजन क्या होती है, डिटरमाइन होती है, इसलिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी देनी है अपने को। ठीक है, जबकि सेंट्रल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं देनी है। एनीमिक के अंदर क्या होता है, क्योंकि एनीमिया के अंदर ऑक्सीजन डिजोल ऑक्सीजन नॉर्मली है, लेकिन क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन नॉर्मल है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल रहेगा। यहाँ पे क्या है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर नॉट स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेट नहीं होंगे क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन नॉर्मल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ के रूप में पूछा हुआ है। स्टेगनेंट इस्चेमिक स्टेट के अंदर होता है, क्योंकि स्टेगनेंट ऑक्सीजन तो लंबे टाइम तक टिश्यू ऑक्सीजन को यूज करेगा, इसलिए जो AV आर्टेरियल वैक्सीन ऑक्सीजन डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे मोर रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन साइनोसिस मैक्सिमम मिलेगा। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सी अंदर साइनेट क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बिल्कुल क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, अफिनिटी शो करता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवेलेबिलिटी नहीं दे पाता है टिश्यू के अंदर जाके, तो यहाँ पे मैक्सिमली स्टिमुलेट पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर होंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ऑक्सीजन है ही नहीं है। एज और ये क्या करता है, ऑल्सो CYP एंजाइम को इनहिबिट करता है, डिफेक्टिव ऑक्सीजन यूज, इससे क्या होता है, कैरोटिड बॉडीज क्या करती है, अनेबल टू सेंस ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, मैक्सिमम पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। ओके, तो ये था, आई होप यू लव्ड इट, थैंक यू।